हेलो एवरीवन। आज जो हमारे पास 12th बोर्ड आरबीसी का जो 16 फेब को जो एग्जाम हुआ है, हम उस एग्जाम का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके डियर, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखिए आपका आज एग्जाम हुआ है 16 फेब को। देखिए आपके पास जो सेक्शन है था, सेक्शन 1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है टू स्पेयर ऑफ चार्ज 2 कूलम 3 कूलम are located at a distance of 20 centimeter apart in air and the ratio of the magnitude of electric force acting between sphere will be the। इसका मतलब हमारे पास एक स्पेयर है जिस पर चार्ज कितना है 2 माइक्रो कूलम का, और आपके पास कोई दूसरा स्पेयर है, क्लियर है, उसके ऊपर चार्ज कितना है 3 माइक्रो कूलम का चार्ज है, और बोल रहा है कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उन फोर्स का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। क्लियर है, तो आपके पास इनके बीच का जो गैप है वो मैं आर मान लेता हूं। तो इस वाले पर अगर इन दोनों का पॉजिटिव ले ले तो ये क्या करेगा, रिपेल, इसके ऊपर फोर्स इस साइड लग रहा होगा, इस प्रकार लग रहा होगा ऐसे, तो दोनों का जो फोर्स होगा ये इक्वल और क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे डायरेक्शन के अंदर, और इनका जो रेशियो होने वाला है वो क्या होगा 1:1। तो फर्स्ट वाला का आंसर क्या है 1:1। तो आप सेकंड देखिए, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एल, और चार्ज की यूनिट क्या होगा, कूलम, लेंथ का क्या होगा मीटर। तो आंसर क्या होगा सेकंड ऑप्शन, कूलम पर मीटर। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, द एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मान लो हमारे पास अगर आपके पास ये कोई चार्ज है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू चार्ज से आउटसाइड क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए आप क्या बनाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये क्या होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसके बीच का जो एंगल है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा 90 होगा। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा 90 डिग्री। एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 90 डिग्री। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन होता है, इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एन एक्यूमुलेटर बैटरी इज 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारे पास जो वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज बैटरी कितना है 10 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.5 ओम दिया हुआ है। आपसे पूछा है मैक्सिमम करंट ऑब्टेन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना मैक्सिमम करंट क्या होने वाला है। अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है किसी भी इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर, हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है बैटरी का, तो आपके पास जो करंट आई इक्वल टू होता है वो क्या होगा, बैटरी का वोल्टेज ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। वो बोल रहा है मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट के लिए हमारे पास जो सर्किट होना चाहिए वो क्या, शॉर्ट सर्किट, इन द सेंस आप रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या ले लें, 0 ले लें शॉर्ट सर्किट के लिए। तो हमारे पास आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ई अपॉन आर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ द ई, वोल्टेज कितना दे रहेगा 10 वोल्ट, और आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम। क्लियर है। आप यहां से अगर देखेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, यहां से आप इस 0.5 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 अपॉन ये आपका 0.5 इंटू आप ऊपर 10 कर दें, यहां से इसको हटाने के बाद 100/5, 100/5, तो टोटल कितना आ जाएगा 20 एम्पियर। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आपके पास ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड से, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका जो चार्ज है ये आपके पास क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज वी वैल्यू से एंटर करता है, तो ये हमारे पास इस टाइप का हेलिकल पाथ बनाता था। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये, तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इसने वन रोटेशन कंप्लीट करा होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं इसे अपन, पिच। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखिए, द सुपर कंडक्टर मटेरियल एग्जिबिट परफेक्टली, क्या होगा सुपर कंडक्टर जो हमारे पास मटेरियल है कौन सा वाला, यहां परफेक्टली डाईमैग्नेटिज्म। क्या आंसर होगा, डाईमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ए बाइसिकल व्हील विद 10 स्पोक्स इज रोटेटिंग एट ए रेट ऑफ 2 साइकिल पर सेकंड। आपके पास कोई बाइसिकल का ये क्या है व्हील वगैरह है, इसके अंदर कितने स्पोक दे रखे हैं, टोटल 10 दे रखे हैं। क्लियर है, ये हमारे पास टोटल कितने मान लें, इसे 10 मान लीजिए, 10 स्पोक्स दिए हुए, और इसका रेट कितना है 2 साइकिल पर सेकंड। एक साइकिल 1 सेकंड के अंदर 2 बार रोटेशन कर रहा है, 2 साइकिल पर सेकंड,
और परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और दिस प्रोड्यूस एन इंड्यूस ईएमएफ ई बिटवीन द एक्सेल एंड रिम। हमारे पास ये आपका एक्सेल और ये क्या हो गया रिम, इसके बीच में जो ईएमएफ है ई इक्वल टू, ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, ई हो रहा है। और क्या पूछा है, अगर नंबर ऑफ स्पोक डबल कर दी जाए, ये जो 10 था इस 10 को बढ़ाकर क्या कर दिया जाए 20 कर दिया जाए, तो आपसे पूछा बताओ वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। ये सारी की सारी, ये इसका एक्सेल और व्हील, एक्सेल और हमारे पास ये क्या हो गया रिम, इसके बीच का जो इंड्यूस ईएमएफ है ई बराबर, उसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। एल क्या मान ले, एक स्पोक का क्या मान ले आप लेंथ मान ले, ये एक स्पोक ऐसे अगर 10 नहीं 20 स्पोक होती तो सारी सारी काय में लग रही है, पैरेलल में लग रही है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा ई हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 9 वाला, द सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू। हमारे पास आई आरएमएस क्या होता है, आई आरएमएस इक्वल टू क्या होता है आई नॉट या पीक वैल्यू अपॉन रूट 2। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं आई आरएमएस अपॉन आई नॉट, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। तो आपका कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 1 रेशियो रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल। क्या होगा इसका इंफ्रारेड वेव। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है ए बकेट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ए हाइट एच। आपके पास कोई बकेट वगैरह है, क्लियर, ये मान लीजिए हमारे पास ये कोई बकेट वगैरह, इसके अंदर क्या फिलअप है, इसके अंदर आपका वाटर फिलअप है, यहां तक क्या इसके अंदर वाटर है, इस वाटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर है, ये आपके पास क्या है एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास हाइट है, इसके डेप्थ से ये कितना दे रखा है, दिस एच विल बी गिवन व्हाट इज 24 सेंटीमीटर। और ये जो आपका वाटर है, इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3 होता है। तो ये ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। तो आपसे पूछा है द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज क्या है रियल डेप्थ, ये हमारे पास क्या थी रियल डेप्थ, ये क्या आपकी रियल डेप्थ, और हमसे क्या पूछा है अपेरेंट डेप्थ, तो ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। क्लियर है, ये थोड़ा सा कहां शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप इसे अगर यहां मालूम है इफ दिस इज द अपेरेंट डेप्थ, तो इसे आप बोल देना एच डैश। तो हमारे पास क्या होता है एच डैश इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। यहां से सोल्व करिए आप, अपेरेंट डेप्थ एच डैश इक्वल टू एच, व्हाट इज एच 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर 4/3। आप इसे सोल्व करेंगे तो 24 इंटू 3/4, आप इसे 4 को इससे काटिए 6, तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा टोटल 18 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है 18 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास पूछा है द ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच का जो ग्राफ बनता है, एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास डेल और एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसका ग्राफ कैसा बनता है इस टाइप का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट। जैसे कि मान लीजिए आप, ये आपके पास क्या है रे, और रे और वेव फ्रंट आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए हमारे पास हमने यहां क्या ले लिए वेव फ्रंट, और ये भी क्या आपके पास वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट के ऊपर मान लो ये वेव फ्रंट नंबर क्या है 1 है, और ये वेव फ्रंट नंबर क्या है 2 है। इस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पर फेज क्या होगा सेम होगा। तो इन दोनों इस वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट होंगे उन पॉइंट का फेज डिफरेंस कितना होगा फिर 0 होगा, सारे के सारे सेम फेज में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आपके पास 4 मेटल दिए हुए हैं, हमारे पास 4 मेटल है, पीक्यूआरएस सबका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.3 वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा है एमंग दिस मेटल हैविंग द लोवेस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किसका लोवेस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, द वर्क फंक्शन फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई नोट इक्वल टू क्या होगा एच न्यू नोट। न्यू नोट क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या पूछी लोवेस्ट, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर लोवेस्ट होगी तो वर्क फंक्शन भी क्या होगा कम होगा। तो वर्क फंक्शन किसका कम है, आप देखिए यहां पर वर्क फंक्शन किसका कम है, पी का कम है। 2.3 इज लेस देन द ऑल द वर्क फंक्शन ऑफ द 4 मेटल। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा पी।
क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेडियो एक्टिविटी सोर्स यूज्ड इन द गाइगर और मार्डेसन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड वाला अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसके जो स्टूडेंट थे दो, कौन कौन हमारे पास, गाइगर और मार्डेसन, उन्होंने जो हमारे पास जो सोर्स लिया था रेडियो एक्टिव, वो क्या था आपका, बिस्मिथ। क्या था, बिस्मिथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द नेसेसरी टेम्परेचर शुड फॉर द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो होता है 10 की पावर 8 केल्विन। तो इसका आंसर क्या है, 10 की पावर 8 केल्विन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी बैंड गैप कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्या रहेगा, E1 E2 और E3। हमारे पास जो कार्बन का एनर्जी बैंड गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप मतलब कौन कौन क्या क्या होता है, आपके पास कार्बन के लिए होता है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो आपका जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का हमारे पास होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो जर्मेनियम का होता है वो होता है हमारे पास 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसका ज्यादा है, कार्बन को। E1 ग्रेटर देन E2 एंड E2 इज ग्रेटर देन E3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट हम आ गए किसके ऊपर, फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। हमारे पास क्या आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए आप। अब फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर देखिए आप, आपके पास पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथ स्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन इज कॉल्ड। इसको आप क्या नाम देते हैं, ये होता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, यहां से हमारे पास करंट आ रहा है, यहां से करंट कितना आ रहा है 4.2 एम्पियर, यहां से कितना आ रहा है 3.1। तो इस वाले पॉइंट पर इन दोनों करंट को आप कंबाइन करके यहां से हमारे पास करंट आ जाएगा। तो 3.1 और 4.2 कितना हो जाएगा, 7.3 एम्पियर। क्लियर है। और यहां पर 7.3 एम्पियर करंट आया, यहां कितना चल गया 5.1, तो यहां कितना बच जाएगा 7.3 माइनस क्या कर दिया आप 5.1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2.2 आ जाएगा। तो यहां पर कितना करंट आ रहा है 2.2 एम्पियर, इधर से कितना करंट जा रहा है 1.2, तो इधर कितना आ रहा होगा, इधर वाला जो करंट होगा आई बराबर कितना होगा 1 एम्पियर। तो हो गया ना, 3.1 और 4.2 कितने हो गए 7.3। तो 7.3 इसमें इधर कितना चल गया 5.1, यहां कितना बच गया 2.2, 2.2 में से यहां कितना चल गया 1.2, तो यहां कितना बच गया 1। तो आपका आंसर क्या होगा, यहां क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ द करंट इन द गिवन सर्किट क्या होगा 1 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफ्लेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास देखिए, द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इन वोल्टमीटर, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ये क्या होता है हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसका आंसर क्या होगा, द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इन वोल्टमीटर इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, द टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द नेट। हमारे पास ये क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी न किसी पॉइंट पर क्या बना रहे हैं अपन, टेंजेंट बना रहे हैं। ये टेंजेंट क्या देगा, इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन देगा। ये किसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर क्या होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट देखिए, लेंज लॉ ओबेज द कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, एनर्जी। लेंज लॉ किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, द कंसेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट। कौन साइंटिस्ट है हमारे पास, मैक्सवेल। आपने मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा हुआ ना। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, आई डी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एक नेक्स्ट देखिए आपका, द एक ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपके पास कोई ग्लास लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.52 इज प्लेस्ड इन एन ओपन वेसल फिल्ड विद लिक्विड, इट बिकम डिसअपियर। जैसे कि आप मान लो ये हमारे पास कोई ओपन वेसल वगैरह है, इसमें कोई लिक्विड वगैरह है। क्लियर है। और इसके अंदर आपने क्या करा, कोई ग्लास लेंस रख दिया है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या कोई ये ग्लास लेंस है, और जब आप इसे देख रहे हैं तो ये डिसअपियर, हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब इस ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है
1.52 दिया हुआ है, तो ये जो लिक्विड हमारे पास है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 1.52 होना चाहिए, तब जाकर आपको ये ग्लास लेंस इस वेसल के अंदर लिक्विड में पड़ा होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आंसर क्या होगा, 1.52। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर मोलिक्यूल्स एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर एट द नोडल लेंस, नोडल लाइंस क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो नोडल लाइंस होती है, आपने 11th क्लास के अंदर जो आपका वे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उसके अंदर पढ़ा होगा। तो आप देखिए हमारे पास ये जो नोडल्स पॉइंट है, नोडल लाइंस वगैरह है, यहां पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होगा, नोडल लाइंस पर 0 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इफ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन्स इज हाफ देन फ्रीक्वेंसी विल बी बिकम, अगर आप वेवलेंथ को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारे पास, जैसे कि फोटोन्स की एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू एच न्यू, न्यू इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन लेमडा। तो आप न्यू इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन लेमडा। क्या बोल रहा है, फोटोन्स की वेवलेंथ को आप हाफ कर दीजिए, अगर नया फ्रीक्वेंसी म्यू डैश बोल दूं तो सी अपॉन लेमडा को आप लेमडा बाई 2 कर दीजिए। लेमडा कहां चल जाएगा, 2 कहां चल जाएगा ऊपर, तो 2 सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा क्या है, म्यू, तो 2 म्यू क्या हो गया, 2 म्यू। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, डबल। तो आंसर क्या होगा इसका, फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है ए बॉडी ऑफ मास, बॉडी का मास दे रखा है, बॉडी का मास कितना है हमारे पास, 0.1 किलोग्राम, और उसका जो स्पीड है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। और डी ब्रोगली वेवलेंथ आपसे पूछिए तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, क्या होगा, एम इंटू वी होगा। एच का वैल्यू क्या होता है, 6.62 इंटू 10 की पावर -20 -34 अपॉन मास कितना है 0.1 इंटू व्हाट इज वेलोसिटी 10। तो यहां से ये कैंसिल हो गए, 0.1 इंटू 10 कितना हो गया 1। तो लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, आंसर आ जाएगा आपका 6.62 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास आंसर देना, आपको एक या दो लाइंस के अंदर इनका आंसर देना था। तो आप देखिए हमारे पास थर्ड का फर्स्ट क्या है, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द रेजिस्टिविटी रो एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसके लिए, फॉर द कॉपर। तो इसका मतलब मेटल की बात कर रहा है। तो आपके पास ये क्या है, रो है, और ये क्या आपका टेम्परेचर है। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इस टाइप से आएगा। क्लियर है। रो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ ऐसा होगा आपका। नेक्स्ट पूछा हमारे पास करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए होता है। क्लियर है। इसका मतलब हमारे पास किसी भी यूनिट क्रॉस सेक्शन वाले वायर से अगर करंट जितना फ्लो होगा उतने क्या होगा, जे के इक्वल, अगर ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो जे इक्वल टू क्या होगा, आई। आप यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू क्या होगा, जे डॉट ए। आप यहां यूनिट भी बना सकते थे, क्या होगा करंट डेंसिटी का यूनिट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये एरिया है इसका मीटर स्क्वायर, करंट का क्या होगा एम्पियर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है इफ द मैग्नेटिक मोनोपोल्स एक्सिस्ट। अगर मैग्नेटिक मोनोपोल्स एक्सिस्ट होते हैं तो जो गॉस लॉ है वो क्या बनता है, बी डॉट ds इक्वल टू, वैसे क्या होता था 0, क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एक्सिस्ट। लेकिन अगर मोनोपोल एक्सिस्ट हो जाता है तो हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ द मैग्नेटिक चार्ज, या फिर आप बोल सकते हैं पोल। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बताना आपको किसका, मैग्नेटाइजेशन m और मैग्नेटिक इंटेंसिटी h और मैग्नेटिक फील्ड b के बीच में। तो आपका आंसर होगा b इक्वल टू म्यू नॉट m प्लस i। आपने कहीं कहीं पर इस मैग्नेटाइजेशन को I से भी डिनोट किया होगा, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा फिर b इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस h। क्लियर है। तो ये आपका हो गया है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फैराडे का जो लॉ था उसका जो फर्स्ट लॉ है वो आपको क्या देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या होता है, जब जब किसी भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है, तब तब उस कॉइल के अंदर क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। अगर वो क्लोज सर्किट है तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। और हमारे पास
इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा क्या निकलेगा, E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ड्रॉ प्रोपेगेशन डायग्राम फॉर लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको डायग्राम बनाना है उस वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पोलराइज हो गई है, कैसी, लीनियरली। या तो कैसे बना लेंगे अपन, या हमारे पास ये इस बोर्ड के क्या ये पैरेलल वाइब्रेट हो रही है, ये क्या है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट। या फिर आप इसे ऐसे ही बना सकते थे, ये क्या इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के क्या ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही है, और ये क्या है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप इन दोनों में से कोई भी बनाते तो क्या होता, आपका सही होता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हमारे पास, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी हमारे पास लाइट, जो लाइट किसी भी ऑब्स्टेकल या किसी भी कॉर्नर्स वगैरह से शेडो रीजन्स के अंदर जो स्प्रेड होती है, बेंडिंग होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द शार्प एजेस ऑफ द कॉर्नर्स, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए कंडीशन आपको याद रखनी है कि हमारे पास जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल होगा दैट शुड बी द कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्लियर है? और जो साउंड होता है, साउंड का डेली लाइफ में डिप्रेशन पॉसिबल है और होता भी है, लेकिन लाइट का डिप्रेशन बनाने के लिए हमारे पास जिस एपर्चर से लाइट का आपको डिप्रेशन बनाना, उसकी जो साइज है वो हमारे पास लाइट की वेवलेंथ लैम्डा के क्या होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट सेम होनी चाहिए, तब जाकर आपका लाइट का डिप्रेशन होगा डेली लाइफ के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या दे रखा है, फाई नॉट इक्वल टू आपका गिवन है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम इट सरफेस, जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, जो केमेक्स क्या दे रखा है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन्स ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो एनर्जी इंसिडेंट होगी इक्वल टू कितना होगा, एक तो एनर्जी यूज हो जाएगी किसमें, वर्क फंक्शन में, और क्या हो जाएगा, के मैक्स। आपसे क्या पूछा है, कितनी एनर्जी आपने इंसिडेंट कराई उन फोटोन्स की, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज वर्क फंक्शन, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के मैक्स कितना होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूरा कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां से कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, 4.5 प्लस 1.5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है राइट द डेफिनेशन ऑफ इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है, और एक्साइटेड स्टेट से जो एटम है हमारे पास हायर एनर्जी का आता है लोअर एनर्जी के अंदर, तो अपने अंदर से एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, जैसे कि आपने पढ़ा होगा लाइमन बाल्मर पाचन ब्रैकेट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस कितना दिया है, 128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताइए। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस या फिर ए। और बाइंडिंग एनर्जी कितना है, 128 अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, 16। तो यहां से आप सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी वाले के अंदर हमारे पास जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल से आया हुआ है। तो आप इस डायग्राम को देखिए, तो आपको दिखाया जा होगा 10 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड, ये दोनों का है पैरेलल में। तो दोनों पैरेलल में तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफेरेड। और 20 माइक्रोफेरेड के साथ ये एक्स वाला जो कैपेसिटर है ये काय में जुड़ा हुआ है, सीरीज में। तो यहां, और इसका जो पूरा आंसर दे रहेगा कितना है, 15 माइक्रोफेरेड। तो 15, इसका आंसर क्या होगा, 15 माइक्रोफेरेड होगा। जब ये दोनों कायम हो जाएंगे सीरीज में, तो इनका आंसर क्या होगा, 1/15 इक्वल टू 1/20 प्लस 1/x। यहां से आप इसको सोल्व करेंगे, एट लास्ट आपके पास जो x का वैल्यू आएगा, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 60 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल क्लोज टुगेदर इज 2 हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कितना दे रहेगा, m का वैल्यू दे रहेगा 2 हेनरी दिया हुआ है। इफ द इलेक्ट्रिक करंट इन वन कॉइल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 15 एम्पियर, करंट हमारे पास I1 इक्वल टू कितना था, 0 से इंक्रीज करके हमारे पास I2 करंट कितना बढ़ा दिया है, 15 एम्पियर बढ़ा दिया। और इस बीच में जो टाइम हुआ dt, उस टाइम का वैल्यू क्या दे रहेगा, 0.1 सेकंड दिया हुआ है। क्लियर? आपसे पूछा है फाइंड
द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज ऑफ द अदर कोइल। तो फ्लक्स लिंकेज पूछा आपके पास, डेल्टा फाई का वैल्यू आपसे पूछा गया है। क्लियर है? तो आप कैसे सोल्व करेंगे? देखिए हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ होने वाला है इक्वल टू कितना होगा, माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। अगर हम फर्स्ट वाली कोइल में चेंज कर रहे हैं तो यहां फर्स्ट लिख दीजिए, तो सेकंड में क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या चाहिए आपको, डेल्टा फाई चाहिए। तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू आई। क्लियर है? तो यहां से आप निकाल सकते हैं, या फिर आप एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ई बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। आप यहां से ई का वैल्यू निकाल लो। ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, एम का वैल्यू कितना है 2 हेनरी, तो यहां रख दीजिए आप, यहां से E2 इक्वल टू व्हाट इज एम, एम हमारे पास दिया हुआ है 2 हेनरी, और डी आई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना होगा, 0 से I2, 0 से 15, तो 15 अपॉन 0.1, तो 15 अपॉन 0.1 हमारे पास हो जाएगा। इसे आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.1 को हटाने पर क्या जाएगा 10, तो 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, 30 इंटू 10 कितना हो गया 300, तो 300 वोल्ट हमारे पास क्या हो गया, इंड्यूस ईएमएफ हो गया। आपसे इंड्यूस ईएमएफ नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द चेंज इन द फ्लक्स। आपसे चेंज इन द फ्लक्स अगर पूछा है तो आप यहां से निकाल लें। यहां से E बराबर कितना होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। आप यहां से निकाल लीजिए, आप डी फाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस E इंटू डी टी, और E कितना है 300, तो 300 इंटू डी टी, डी टी कितना है 0.1, तो 300 इंटू 0.1 आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30, और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, तो 30 वेबर इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, वाटलेस करंट आपको पता नहीं। तो वाटलेस करंट क्या होती है, जैसे कि आपके पास ये करंट है IRMS, और ये आपके पास वोल्टेज है कितना VRMS, और ये जो एंगल है ये कितना आपका फाई है। आप इस IRMS के दो कंपोनेंट करिए, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा IRMS इंटू क्या होगा कोस फाई होगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा IRMS इंटू क्या होगा ये साइन फाई होगा। ये तो क्या है वाटफुल करंट है, ये क्या है वाटफुल करंट, और ये क्या है आपकी वाटलेस करंट है। क्लियर? तो वाटलेस करंट क्या है IRMS साइन फाई, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी टाइप का कोई वर्क वगैरह कंज्यूम नहीं करती, कोई पावर वगैरह कंज्यूम। और पावर फैक्टर हमारे पास क्या होता है, पावर फैक्टर को डिनोट करते हैं अपन का इसे कोस फाई से। क्लियर है? और कोस फाई हमारे पास पावर फैक्टर बराबर होता है ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। क्लियर है? यहां से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और आपको राइट द नेम ऑफ एनी फिनोमिना बेस्ड ऑन इट। तो TIR आपको पता होगा, TIR क्या होता है, जब भी लाइट हमारे पास डेंजर मीडियम से कहा जाती है, रेयर मीडियम के अंदर जाती है तो लाइट बेंड होती है। क्लियर है? फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इसकी कंडीशन क्या है TIR की, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंजर मीडियम टू रेयर मीडियम, और हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तब जाकर कौन सा फिनोमेना होगा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके क्या क्या यूज है, इसका आप यूज बना सकते हैं, या तो आप बोल दीजिए क्या हो गया डायमंड का ब्रिलियंस होना, या फिर मिराज, या फिर ऑप्टिकल लूमिंग, या फिर हमारे पास जो ऑप्टिकल्स फाइबर्स होते हैं जो वायर वगैरह यूज होते हैं ऑडियो वीडियो सिग्नल्स के लिए, उसकी क्या ये एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्लेन्स लॉ। स्लेन्स लॉ को अपन ने हाइज एंड वेव्स थ्योरी के अंदर इसी चैनल पर प्रूव करा हुआ है, आप वहां से जाकर इसका डेरिवेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है पोलराइड। तो पोलराइड क्या होता है, पोलराइड वो जो डिवाइस होता है जिस डिवाइस के थ्रू हमारे पास जो ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट अगर हम इससे पास करेंगे तो यहां से पास होने के बाद जो लाइट हमें मिलने वाली है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनती है। उस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, पोलराइड बोलते हैं। और पोलराइड के यूज क्या होते हैं, पोलराइड के हमारे पास चश्मे वगैरह आते हैं, या फिर हमारे पास जो LCD वगैरह होती है, या फिर सन ग्लासेस के अंदर भी इसका यूज होता है, पोलराइड का यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द बेस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपन वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारे पास वेव थ्योरी ऐसा बोलती है कि आप किसी भी टाइप का कोई सी भी एनर्जी वाली गिरा दीजिए, आप वहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इमिट हो जाएंगे। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है, उसके लिए एक फिक्स एनर्जी की जरूरत पड़ती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। और हमारे पास वेव थ्योरी ऐसा बोलती है कि आप जब भी लाइट को गिरा रहे हो, लाइट को अपन वेव मानते हुए फोटो इलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं,
तो जब किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो वो क्या लेंगे, टाइम लेंगे। जबकि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक बेड के अंदर इंस्टेंटेनियसली जैसे फोटॉन्स गिरते हैं वैसे ही फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होके वहां से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, बाहर इजेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास हमेशा मानते हैं कि आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी मानकर अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन द बोर सेकंड पोस्टुलेट क्वांटाइजेशन ऑफ। हमें बोर सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है, पहले ये देखिए आप, एम वी आर इक्वल टू क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। आपको ये लाना है। हमारे पास जो डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस वो क्या था, 2 पाई r इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा होता है, और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p। तो 2 पाई r इक्वल टू n, व्हाट इज लैम्डा, h अपॉन p। और हमारे पास p क्या है, p आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv। यहां से आप mv को इधर ले जाइए, 2 पाई को नीचे लाइए, तो आपके पास ये बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, जिनके हमारे पास मास नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, और हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास पोटेशियम, कैल्शियम या आर्गन। नेक्स्ट क्या हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जब भी हमारे पास कोई न्यूक्लियर वगैरह होता है जो अनस्टेबल न्यूक्लियर होता है, तो अपने अंदर से एनर्जी को लूज करता है और अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। वो आपका क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आर सी इक्वल टू क्या होगा, टाउ। जब आपका कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सर्किट में होते हैं तब हम एक टर्म पढ़ते हैं हमारे पास चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए, आर इंटू सी क्या होता है, टाउ। और टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, हमारे पास सेकंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास आपको सर्किट डायग्राम बनाना था, किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो भी आपका लोड था उस लोड के साथ आपको कैपेसिटर को जोड़ना है में पैरेलल में, तो आपके पास क्या बन जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर सी। तो सेक्शन नंबर सी के अंदर हमें सारे डेरिवेशन करने थे। तो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो फॉर्मूला आता था, कहां पर, एक्सियल पॉइंट पर, क्या आता है, ई एक्सियल इक्वल टू होता है हमारे पास 2k p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। और अगर आप इसे शॉर्ट डाइपोल मानते हैं तो शॉर्ट डाइपोल में हमारे पास क्या होगा, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। सो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए। ई एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या मानना है, ओनली आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, आर की पावर 4, ऊपर वाले आर से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2kp अपॉन आर क्यूब। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर द शॉर्ट डाइपोल। अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं है तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्लियर है। इसके बाद आपको इसमें कौन सा डेरिवेशन करना था, आपको गॉस लॉ बताना था। गॉस लॉ बनाने के बाद हमारे पास इनफाइनाइट शीट है, ये क्या हमारे पास इनफाइनाइट शीट है। इस इनफाइनाइट शीट से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताना था, वैल्यू बनाना था। इसके लिए आप वैल्यू बताएंगे तो हमें किसी भी इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना होगा तो क्या निकलता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ग्राफ के साथ है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, आर, ये डिस्टेंस पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है। इसका आप डेरिवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है आपको एलसीआर के लिए इंपीडेंस का फॉर्मूला लाना है। इसमें क्या लाना था आपको, जेड बराबर क्या आता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर लाना था। और एक्सएल क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लिए आपको क्या बताना है, टर्न्स रेशियो वगैरह। तो ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप स्टेप डाउन, उसके लिए हमारे पास डेरिवेशन में आप क्या निकालेंगे, E1 अपॉन बराबर क्या होगा, N1 अपॉन N2 बराबर क्या होगा हमारे पास, I2 अपॉन I1। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपको डिफाइन करना था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन होते हैं, जो हमारे पास क्या हो, प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें किसी भी टाइप का क्या ना हो, डोपिंग नहीं हो, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे वो उनका जो कंडक्टिविटी था वो क्या था, बहुत कम होता है। तो उसके लिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी मिलाते हैं, या तो ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट। उससे हमारे पास एन टाइप या क्या बनता है, पी टाइप। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
आपको अब नेक्स्ट वाले सेकंड क्वेश्चन में क्या बनाना था, आपको बेन डायग्राम बनाना था, किसके लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, जो कि डोनर एनर्जी लेवल होता है। तो आपके पास इसके लिए जो कंडक्शन बैंड तो कहां होता है, ऊपर, वैलेंस बैंड कहां है, नीचे। तो जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो कंडक्शन बैंड के जस्ट पास वाली एनर्जी लेवल क्या बनेगी, डोनर एनर्जी लेवल फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपको पीएन जंक्शन, जब पी और एन को अपन एटॉमिक लेवल पर जब कंबाइन करते हैं तब हमारे पास आपको डिफाइन करना था डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर को। और सेकंड वाले के अंदर आपको क्या करना था, पी टाइप के लिए आपको एनर्जी बैंड डायग्राम बना। एन टाइप में तो किसके पास बनता है, कंडक्शन बैंड के पास बनता है डोनर एनर्जी लेवल, और हमारे पास पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल किसके पास बनता है, वैलेंस बैंड के पास बनता है। क्लियर है, ये भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें बायो सावर्ट लॉ बताना था। बायो सावर्ट लॉ हमारे पास क्या होता है, डी बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, या फिर आप इसे स्केलर में लिख सकते हैं, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और आपको इस बायो सावर्ट लॉ का यूज करते हुए हमें इस सर्कुलर वायर के एक्स पर, इस पॉइंट पी पर, जिसका रेडियस क्या मालूम है, आर मान लूं, और डिस्टेंस कितने हो जाती है, एक्स, आपको इस वाले पॉइंट पर क्या बताना था, मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन करना था। क्लियर है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अंदर करंट वगैरह फ्लो हो रहा है, तो कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू आएगा हमारे पास म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। हमारे पास एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या, इसके अंदर करंट फ्लो रहा है वो, आर क्या इसका रेडियस, एक्स क्या है इस कोइल से इस पॉइंट पी का क्या है डिस्टेंस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आपको एम्पेयर सर्किट लॉ, एम्पेयर सर्किट लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इनटू आई होगा। और आपको किसी भी यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अंदर जिसका रेडियस कितना है, ए, जैसे कि मान लो हमारे पास ये कोई वायर है, इस वायर का रेडियस कितना दे रखा है, ए दे रखा है, और यहां से आपको इससे आर डिस्टेंस दूर, और दिस आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए, इस वाले पॉइंट पर आपको क्या बताना था, मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा आप इसमें डिराइव कर लेंगे इसका यूज करते हुए, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा। क्लियर है। यहां से आप गॉसियन सरफेस मानते हुए पूरा पूरा प्रूव कर सकते हैं। ये वैसे आ रहा है जैसे कि इनफाइनाइट वायर के लिए आता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आपको बताना, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। और आपको एक डेरिवेशन करना था किसका, फॉर द स्फेरिकल मिरर रेडियस और फोकल लेंथ के बीच का। तो क्या आता है, आर इक्वल टू 2f का डेरिवेशन आपको करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैग्नीफाइंग पावर आपको बतानी थी। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, उसके बाद आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए लीस्ट डिस्टेंस के लिए आपको मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बताना था। तो क्या आता है बताओ, लीस्ट डिस्टेंस पर क्या आता है, 1 प्लस डी अपॉन एफ आता है। इसका आपको डेरिवेशन करना था। अगर ये क्या होता, इनफाइनाइट वाले होता, तो इनफाइनाइट पे कितना आता, डी अपॉन एफ आता। क्लियर है। तो आप इस 12th क्लास के फिजिक्स का जो पेपर का आपने सॉल्यूशन करा है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चेक करिए, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट पर डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।